अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुलाबी उर्दू। मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबशर। एशिया का दिल, बरसगीर का ताज यानी कि कश्मीर। आज हम बात कर रहे हैं यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। कश्मीर की बात करें, दौरे हाज़िर की बात करें, इस सदी की बात करें, तो जिस शख्स ने, जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा इस मौजू को पूरी दुनिया में उजागर किया, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस कदर इस काम के लिए कोशिश की, हर प्लेटफार्म पर आवाज़ को बुलंद किया, वो नाकाबिल फरामोश है। आपकी लातदाद तकारीर में कश्मीर से मोहब्बत झलकती है। आज हम आपको गुलाबी उर्दू में उसी कश्मीर के हवाले से मालूमात भी फराहम करेंगे, और जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे हम कलाम भी कराएंगे। तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करेंगे, शहर सांगरहल के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे मेज़बान की टीम बैठी हुई है जी। मोहम्मद ईशान साहब, अदनान सरवर टावर, उसामा तारक, और इस बार दो नए शख्सियात हैं हमारे पास मेज़बान में, उसामा तारिक और अब्दुल्ला जुनैद। और आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, सांगरहल की ऐसी शख्सियत, सरगर्म रुकन, और जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, मोहम्मद आसिफ वासी साहब। जनाब बहुत शुक्रिया, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी सांगरहल के। उनके साथ जनाब राशिद अवान साहब बैठे हुए हैं। जनाब बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने वक्त नायत किया। आप एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं सिटी सांगरहल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ख़ास तौर पर इन दो अशखास को मैं जब से पाकिस्तान में मौजूद हूँ मैं देख रहा हूँ, इतनी इस उम्र में इतना जज्बा है कि जो है ना, नए लोगों के लिए एक मिशले राह है। तो आज हम उनसे सांगरहल की सियासत, सांगरहल के हालात और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनसे जानेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे, और जो मामलात हैं। मेरे जो को होस्ट हैं मोहम्मद वकील साहब और सिंगर, उनसे जानते हैं कि आज का जो पहला सवाल है वो क्या है। जी बिलाल साहब, आज का पहला सवाल है सफाई के बारे में। सांगरहल में सफाई की नाकस कारकर्दगी है। इधर बारिश हो जाए तो मोहल्लों में गोडे गोडे जो पानी हो जाता है, ठीक है। बाद में सड़कें देखे जाएं टूट फूट का शिकार है। आप इधर शाहकोट रोड पे चले जाएं तो इतनी धूल है उधर के ना, बंदा सांस का मरीज हो जाता है अगर एक दो बार सफ़र कर ले। तो मेरा पहला सवाल ये है कि इस बारे में कब काम किया जाएगा। सफाई के हवाले से तो जहाँ तक मेरा जो तज्जिया है, जो मैंने देखा है, कुछ काम हो रहे हैं पहले की निस्बत। मैंने ख़ास तौर पर जो हमारे मज़हब मेहमान शख्सियात हैं, इनकी वीडियो जो कि फेसबुक फ्रेंड भी हैं, तो इनकी वीडियोस मैंने देखी हैं जहाँ पर आप लाइव कर रहे थे, जो गंदे नाले के हवाले से भी और दूसरे भी मामलात हैं। तो थोड़ा सा सफाई के हवाले से जो तकील भाई ने पूछा है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप सब दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ को आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, अपने प्रोग्राम के लिए आपने मुझे टाइम दिया। सफाई के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि एक तो कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट पे या पिछले जो दौर गुजर चुके हैं उन पर तनकीद ना करें। बगैर तनकीद के कोई काम नहीं हो सकती, इसलिए कि अगर पिछला दौर जो जिससे हम अब भी नबरदा ज़मां हैं उसका अगर जिक्र नहीं करेंगे तो ये मौजूदा जो मसाइल हैं ये किस तरह हम लोगों को बताएंगे क्या है। पिछले दौर में ये हकीकत है कि काम हुए हैं। अगर कोई रोड बने, गलियाँ नाली पुली बनी है ना, तो उसमें जिस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया वो सफाई है। सफाई इस तरह से नज़रअंदाज की गई है कि जो हमारा मौजूदा सीवरेज सिस्टम है वो बुरी तरह से पिट चुका है। आपने अच्छा किया कि एक सवाल ही वो सिलेक्ट किया जो सांगरहल की एक बहुत बड़ी मुसीबत और मुश्किल है। मेरा ख़्याल है कि इस वक्त सांगरहल में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की है तो वो हमारे सिटी के सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने की है। आपने बोला कि वो लास्ट टाइम आप देख रहे थे मेरी वीडियो जो मैंने दिखाई थी, उसमें मेन जो नाला है सांगरहल का वो बंद हो गया था। आप देखें ये पाकिस्तान बनने से पहले का वो नाला है, वो नहर के नीचे से वो पुल गुजरता है, और उसकी अब इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि जितनी हमारी पॉपुलेशन जो फैल चुकी है सांगरहल के इर्द गिर्द में, उसके पानी जितनी वेस्टेज है वो सारी उसमें आती है, वहाँ से गुजरती है। उसके लिए अब इतने ना तो मैं समझता सोर्स है बल्दिया के पास, एक तो ज़रूरत है फिल फॉर मेरी गवर्नमेंट जो हमारे टिकट होल्डर हैं उनको अगर फंड्स मिलते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले उधर वो एक उसके अल्टरनेट एक तो है ऑलरेडी, एक और मेरा ख्याल होल उसके नीचे से ना एक पुल बनाना चाहिए, पाइप गुजारना चाहिए ताकि पानी की क्वांटिटी जितनी तेज़ी से फ्लो जाएगा उतने वो जो बर्डन है वो कम होगा पीछे से नालियों से। बाकी ओवरऑल सफाई इधर 50 मुलाजम है, उनमें से भी 40 आते हैं, टोटल 80 हैं कागज़ों में। अब करप्शन की बात करें तो फिर कहेंगे पिछली गवर्नमेंट की तरफ ना देखें, उन्हीं की करप्शन की हुई है। 80 मुलाजम भर्ती किए हुए हैं, 50 उनमें से आ रहे कहने के हैं, बाकी जो 30 हैं वो गोस्ट हैं। 50 में से भी 10 नहीं आते, 40 आते हैं, या 38 अंडर 40 आते हैं।
तो आप देखें 40 आदमी पूरे सांगलाल की सफाई कैसे कर सकते हैं, वो अपने तय कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक नई चीज़ इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा सर, कि सफाई सिर्फ करना ही मसला नहीं है, सफाई को मेंटेन रखना मसला है। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं बार बार बात करता हूँ कि अगर घर में भी सफाई कर लें और उसको अगर आप बरकरार नहीं रखेंगे, बच्चे अगर पीछे से गंद डालेंगे ना, तो सारा दिन जो हमारी माएँ बहनें और बेटियाँ ना, वो सफाई करते गुजर जाएगा। घर में भी सफाई कर लें तो उसको बरकरार रखा जाए तो फिर सफाई रहेगी। सारा दिन तो झाड़ू पकड़ के सफाई नहीं हो सकती। इसी तरह सिटी में हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। अगर एक बार वो जो हमारे स्वीपर आते हैं सुबह सफाई करते हैं, बहुत बड़ा एरिया है, स्वीपर कम है, सफाई करते हैं तो उसको बरकरार हमने रखना है। हम शॉपर नालियों में फेंकते हैं, पैम्पर्स नालियों में फेंकते हैं, और जितनी भी फजूल चीज़ें हैं हम जाके बाहर से लोगों का कंसेप्ट लेके आते हैं, दूसरे मुल्कों का, जी बड़ी सफाई, बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन है, उधर जाके हम लाइनों में लग जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए। लेकिन अपने शहर में जहां हमारे लिए, हम मुसलमान हैं, मुसलमान के लिए कह दिया गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन हम उस असूल पे चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो मेरा तो ख्याल है इंतज़ामिया के साथ जब तक सिविल सोसाइटी हम उसमें हिस्सा नहीं डालेंगे सफाई नहीं रह सकेगी, लेकिन इंतज़ामिया अपने कोशिश कर रही है। मेरा ख्याल है कि पिछले एतबार से बेहतर है। ये बात सही है आपकी। इसमें एक चीज़ मैं भी ये ज़रा पूछ लूँ, क्योंकि आपने जैसे मुलाज़मीन की बात की है जो कि नज़र आते नहीं हैं, ऐसा भी सुनने को मिला है कि पिछले दौरे हुकूमत में कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जिनका मज़हब इस्लाम है, और जो मुसलमान लड़के हैं, जो लोग हैं, वो तनख्वाह तो ले रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे कि जी ये हमारा काम नहीं है, ये साइयां का काम असली नहीं करना है। सर इस पर हमने पहले हिडर रहा कि इतना काम किया कि आपकी सोच है। मैं राशिद भाई से बोलूँगा जो काम किया कि आपको 2 मिनट में आपको बताएं, इसकी तफसील दें कि हमने इन हिडर मुलाजमीन को बाहर निकालने के लिए क्या कुछ किया। राशिद भाई आप बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि जितना हम लोगों ने काम किया है वो तो शहर सांगला जो लोग हैं वो तो जानते हैं। मैं पहले सफाई के बारे में थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ। देखें, मैं 10 साल आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ, वहाँ पे लोगों के रवैये देखे हैं। मेरा ज़ाती अपना एक्सपीरियंस ये है कि सफाई जो गंद है ना वो डालने वाले ज़्यादा हैं, सफाई करने वाले कम हैं। जब तक हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अपनी गली, अपने मोहल्ले की, अपने घर की, उस वक्त तक इस सफाई का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। अब देखें ना, अब सारा दिन तो वो खाक रो अपने गली में नहीं बैठना। अगर आप अपने घर से निकलते हैं, शापर बैग में डाल के अच्छे वाले बैग में रख लें और खाक रोब का वेट कर लें कि वो आए, उसके वो झोली में डाल दे या कैसे भी लेके चला जाए। हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरे की गली के आगे जाके डाल देते हैं। सफाई जितनी मर्जी अब ले आएँ, मशीनें ले आएँ, जदीद से जदीद तरह की टेक्नोलॉजी ले आएँ, सफाई नहीं रह सकती उस शहर की जब तक आप एक शहर ही होने के नाते अपने घर की तरह उसका फ़र्ज नहीं निभाएंगे। दूसरी बात आसफ भाई ने की कि वो गोश्त मुलाजमीन वाली। सर गोश्त मुलाजमीन ये है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे डिफर भी करूँगा एक बात से। आपने कहा कि ईसाइयों का काम है, मुसलमानों का काम है। पहली बात तो ये है कि सर के जो ईसाइयत है वो उसका मतलब ये नहीं कि सफाई करने वाले, सफाई मुसलमान भी करते हैं। और ये मेरे नबी के रसूल ने फरमाया था कि सफाई निसफ ईमान है। इसका मतलब है कि मेरे दीन, मेरे इस्लाम, मेरे ईमान का हिस्सा सफाई है, आधा ईमान। तो मुसलमान भर्ती होना कोई जुर्म नहीं था, मुसलमान भी सफाई करते हैं, कराची में, लाहौर में वर्क करते हैं। तो ये किसी मज़हब के साथ हमने नहीं जोड़ना कि ईसाई सफाई करें। मामला सिर्फ यह है कि जिन लोगों को भर्ती किया गया था वो मुकम्मल सिफारशी थे और किसी न किसी की सिफारिश से भर्ती थे। जब हमारी हुकूमत आई, जब हमें इक़्तिदार मिला और मैं बड़ी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियाँ थी वहाँ पे, और बोगस मुलाजमीन का एक ढेर था। आसफ भाई ने और मैंने और मेरे लीडर ने भी साथ मिलकर, हमारी रिजर्व उनकी काविशें हमारे साथ थी, हमने बहुत मेहनत की है। हमने उन 26 मुलाजमीन को पॉइंट आउट किया, उनको हाईलाइट किया, उनको आवाम के सामने उसको लेके आए। उसका प्रूफ क्या निकला? साबका असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने एक्शन लिया, उनके कुछ मुलाजमीन को फारिग किया, और जो अभी असिस्टेंट कमिश्नर थे जमील नाज साहब, उन्होंने बाकायदा नोटिस लेते हुए उनको बोला कि आपने 1 हफ्ते के अंदर मुझे मुकम्मल देना है। प्रॉब्लम मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, शहर की जब भी आप किसी सफाई की बात करेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे, सबसे पहले आपको 10-20 साल पीछे जाना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? जब शहर बड़ा हो रहा था उस वक्त जो नक्शाजात जो जारी किए जा रहे थे कमेटी ऑफिस से या म्यूनसिपल से, सर उसके अंदर ना शहर की कोई प्लानिंग की गई। उसका रिजल्ट ये निकला है कि जितनी भी कॉलोनियाँ, जितने भी मोहल्ले और जितनी भी एक्सटेंशन हुई शहर की, वो सारी की सारी ऐसे लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने बैठ के कागज़ के ऊपर पेंसिल मार दी है। ना गलियाँ खुली हैं, ना मोहल्ले खुली हैं, ना किसी सीवरेज का निज़ाम को देखा गया, ना पानी को देखा गया। अभी आज देख लें,
अब आज अगर कोई बंदा जिसका दिल करता है गली के अंदर किसी ने गटर बनाना है ना, तो वो भी गली से 4 फुट ऊपर बना लेता है। तो किसने ये करना है? ये म्यूनसिपल कमेटी की जिम्मेदारी है, और एज ए शहरी मेरी भी जिम्मेदारी है कि उसको पॉइंट आउट करूं और लोगों को भी अवेयर करूं कि भाई इस गली है मेरी भी और आपकी भी है। जब तक हम लोग एज ए शहरी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, गवर्नमेंट चाहे इससे भी बेहतर आ जाए, तब्दीली तब तक नहीं आ सकती जब तक आप लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तब्दीली की बात की आपने, मैं यहाँ पे ऐड करता जो मेरा रोड चूँकि अहमद टाउन से आगे मेरा गाँव आता है जो मुगलिया, तो रास्ते से गुजरते हैं वहाँ से, मैंने वहाँ पे देखा कुछ अर्सा पहले पानी खड़ा था, फिर लिखा तब इस सिचुएशन में दूसरी थी वो चली गई हैं, फिर उन्होंने लिया बल्दिया के लोग आए, सफाई की, फिर काम ठीक हो। अभी फिर वहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, पानी है, गलियों का पानी, सॉरी नाले का पानी गली में आ गया है, बाजार सब गंदे हैं। आपने बात की कि इंतज़ामिया के पास बंदे कम हैं, इंतज़ामिया ने कोशिश कर रही है, अवाम नहीं कर रही। मैं यहाँ पर अवाम की तरफ से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि अवाम को आपने डस्टबिन कहाँ लगवा के दिए शहर के अंदर? जी बिल्कुल अच्छा सवाल किया। मैं ये इसके लिए भी आपको 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। नहीं 10 साल को छोड़े, 10 साल सर मेरी आप अपने इसमें मैं राशिद भाई मैं बताता हूँ। सर साड़ी दी गुजारिश मैं सर आपका मैं साड़ी दी गुजारिश है, साडे महल्ले दा कूड़ा चकाउणा है। ये सर तुम नाल लाई ले फिरने कि नहीं चुकना वा? अच्छा मेरी बात सर, जनाब ने कहा कि ये गंद घुमदा सारी नाली रुकियां पईयां उत्ते। सर ये गंद तुसी अपने सिर आपे चुकी फिरने कितना चुका सकते? एक दिन दिमाग नहीं जा कूड़ा सुट गया, आप उसे रोड ते डिग पिया। बिलाल भाई आप कह रहे हैं कि डस्टबिन कहाँ लगाए गए हैं? जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो फैसिलिटी देना है और आवाम की जिम्मेदारी उससे फ़ायदा उठाना है। हुकूमत पाकिस्तान यानी कि PTI की हुकूमत ने जो फैसिलिटी दी है, आप इधर चले कॉलेज रोड, जो वुमेन कॉलेज रोड हमारा फैसला सॉरी इकबालपुर, यहाँ पे बड़े कंटेनर लगाएंगे तकरीबन 4-5 माह पहले। अच्छा अब जो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी वो ख़त्म होगी, लगा के इंतज़ामिया वो लगा देगी और उधर से वो कूड़ा उठाएगी, लेकिन आवाम की जिम्मेदारी आप देख लें, कैमरा उधर भी लेके जाएँ, आवाम उसके अंदर नहीं कूड़ा फेंक, इर्द गिर्द बाहर फेंकती। तो मैं यही कहता हूँ कि जहाँ पे इंतज़ामिया की जिम्मेदारी वो ख़त्म होती है, वहाँ से हमारी शुरू होती है। अगर सिविल सोसाइटी और इंतज़ामिया मिल नहीं सकती ना, अगर जब तक तब तक किसी भी ये शहर सांगला लगे किसी घर के मसाइल नहीं हल होते। जब तक आप अपने घर की जो सफाई करने वाला अमला है ना, आपके घर का, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माँ, उसके साथ आप कोऑपरेशन नहीं करेंगे, उस वही बात आ गई, सफाई को बरकरार नहीं रखेंगे तो नहीं रहेगी। नहीं जैसे आपने बात की, अगर अंडरपास की तरफ चले जाऊँ, हाँ जी, तो अंडरपास इतना गंद फैला रहा है शहर में, इतना नुकसान है उसका, फाटक बंद होने की वजह से अक्सर आधा घंटा आपको वेट करना पड़ता है स्कूल के लिए, दफ्तर के लिए। आप जैसे कि स्कूल कॉलेज जब आगे स्टार्ट हो जाएंगे, जब बच्चे आ रहे होते हैं उस वक्त अगर फाटक बंद हो जाए, बच्चे अगर सड़क जो फाटक क्रॉस करते हैं तो जान का खतरा है, अगर वहाँ पे खड़े रहते हैं स्कूल से खतरा है, तो उसके ऊपर कोई आप सर जिस तरह इमरान खान भी जाओ तो उत्थे हो जाए गंदे छापर पए होने हैं, हाँ जी, नहीं जानदा जनाब। हाँ जी किनारे एक दिन दिमाग ही नहीं जा कूड़े नू अग ला के ने अपने आप नू ला ली। अच्छा सर बात ये है कि जिस तरह खान साहब को विरसे में मसाइल मिले, सिटी सांगलाल में हमें भी विरसे में मिले। ये अंडरपास भी आपको पता है कि पोलिटिसाइज हुआ है, इसको पिछली जो हुकूमतें हैं उन्होंने इसको सिर्फ इसीलिए नहीं चलने दिया कि जी उन्होंने नहीं बनाया, उनके हरीफों ने ये बनाया। तो इसके लिए भी हम अपनी ताकत से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, इसको बेहतर कर देंगे इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में ना इंशाल्लाह आप देखेंगे। सर अच्छा इसका सरप्राइज हम आपको देंगे, ये ठीक होने जा रहा है अभी 3 दिन पहले हम DC ऑफिस मौजूद थे, वहाँ पे मियाँ आतिफ साहब भी थे उस मीटिंग में, सजाद रंधावा साहब भी थे वहाँ पे मौजूद, तो वहाँ पे इसके ऊपर बात हुई है। तो इंशाल्लाह मियाँ आतिफ साहब ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि इंशाल्लाह इसको मैं अपने फंड से शाख खुड़ियाँ जैसे भी ला के इसको पूरा करवाएंगे। ये ठीक होने जा रहा है। जबरदस्त बात कर दी आपने, मनपसंद बात जी। मियाँ आतिफ साहब PP 132, उनका सांगले से तल्लक ही नहीं, ये नो नहीं शहर में PP 131 के MP मौजूद हैं, वो कहते हैं कि मेरे लिए कोई काम ही नहीं है, क्योंकि बलजीत साहब ने इतने काम करवा दिए भी काम तो है ही नहीं। अच्छा। वो काम करेंगे नहीं। तारक सिंह गुमर साहब हैं, मलिक आजम साहब हैं, हमारे चेयरमैन शकिया सैल हैं, सजाद रंधावा साहब हैं। ये पहले आप बता दें कि सांगला हिल में तहरीक इंसाफ कितनी है? अच्छा नहीं पहले आपने वो पहली बात की है कि
MP साहब जो शाहकोट के हैं, उनका क्या ताल्लुक है? उनका ताल्लुक ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं और N117 में ही मुंतखब हुए हैं। दूसरी विंग में है ना। दूसरी बात यह है कि वो कोऑर्डिनेशन में है, PTI के तमाम जो ग्रुप्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और वो हमारे लीडर भी हैं। आपने दूसरी बात की कि यहाँ पे कितने धड़े हैं। मेरे भाई धड़ों से फ़र्क नहीं पड़ना। जब हम लोग किसी मिशन पर निकलेंगे, आपको ये तमाम धड़े आपको एक प्लेटफॉर्म में नजर आएंगे। नजरियात हमने नहीं देखे, आप जितनी फ्लैक्सें देख लें, अगर नहीं फ्लैक्सों पे ना जाएं सर, इलेक्शन में बात करें देख लेना जी। उनके लगे तारासिर कुमार साहब की सर फ्लैक्स की बात नहीं हो रही। धड़े जो है ना ये हर पार्टी में होते हैं। अगर मैं आपने एक सवाल किया कि जी जो आपके इधर हमारे 132 के MPA साहब हैं, वो कह रहे हैं कि काम इतने हो गए हैं कि अब करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये काउंटर सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्या इतने काम हो गए हैं? कोई काम करने की ज़रूरत नहीं इधर रही? बहुत काम है। तो फिर आपने उनसे ये सवाल किया था क्या? जवाब सारे काम हो गए हैं जी। मैंने पूछा सड़कों के बारे में, वो बोलते हैं जी इसका फंड उन्होंने रखवा दिया है। अभी अगर सर हम 5 ज़िलों में रहते हैं, हाफजाबाद, शेखुपुरा, फैसलाबाद, चिन्योट और ननकाना साहब में। मुझे बताएं एक लिंक रोड को ये वो ठीक है, तो ये काम हो गए सारे? है कुछ भी को नहीं। पानी साफ इधर है? कोई यूनिवर्सिटी अच्छी को कैंप दिया गया इधर को जो हमारी सड़कें सारी रोड्स वगैरह पीसी हैं सारी गलियां? कोई अच्छा स्कूल दिया गया? कोई इधर सेहत सहूलत का कोई है वो अच्छी फैसिलिटी है कि हर जगह पे गैस पहुंच गई है, हर जगह पे रोड अच्छे हो गए हैं, हर बंदे को नौकरी मिल गई है? क्या इधर कोई 7 बजे के बाद बंदा फैसलाबाद नहीं जा सकता, लाहौर नहीं जा सकता? कौन से काम जो हो गए हैं? तकरीबन 70 साल ये हमारे सिटी सांगलाल पे काबज रहे हैं, कौन से काम जिन्होंने कर दिए हैं? अगर 4-5 काम मिसाल के तौर पर फैसलाबाद रोड बन गया, इसका टेंडर तो मेरा ख्याल है तभी शुरू होगा जब काबली के दौर में वो करके गए थे। क्या उखड़ी हुई थी? सड़कें नहीं थी? सड़कें तभी उखड़ती जब कोई टेंडर पास हो जाए। ठीक है, एक इन्होंने दौर के एक मनसूबा ये आ रहा था वो एक्सप्रेस वे वाला, वो कंप्लीट किया है इन्होंने? कोई भी नहीं किया, पब्लिसाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये इनका बात निकलेगी लोकल से ऊपर चले जाएगी हमारी नेशनल सतह पे। सारे फंड्स जितने भी थे हमारे शहर को हो गए, फैसलाबाद के, चिन्योट के, शेखुपुरा, ननकाना, जहाँ से भी सारे उठा कर लाहौर पे लगा दिए गए। ये तो उनकी इलेक्शन कैंपेन थी बस। बाकी पूरी बात जा रही, मैं इसको मुख्तर कर रहा हूँ कि अगर जितने काम हो गए आपको पता ही है, और जितनी करप्शन इधर हुई उसका भी आपको पता है। बस मैं इस पे रिस्पॉन्स ये करूँगा कि जब भी किसी आप कौम को, शहर को कभी भी काउंट करेंगे ना, तो उसके अंदर 2 चीज़ों को आप नोट रखना है। एक तो आपने देखना कि वहाँ पर लीडरशिप की इंटेंशंस क्या हैं, वो चाहते क्या है, कैसे आप अपनी ग्रूमिंग कैसे करेंगे, अपनी नेशन को, अपनी कौम को, अपने शहर को आपके संवारने का आपका प्लान क्या है। प्लान ये है जो आपको नज़र आएगा। आपको जो शहर 10 साल में या 15 साल में 20 साल से हुकूमत में 6 बार MNA रहे हैं, चौधरी बरजीत ताहा साहब मेरे शहर के बेटे हैं। वो जब भी वो शेर पढ़ते थे तो वो मैं अक्सर छोटा सा था, मैं सुनता था मेरी सारा ज़मीन वतन। मैं सुन के बड़ा हो गया हूँ। मुझे बताएं, आसिफ साहब ने पहले हाईलाइट किया, शहर सांगला में पानी पीने के लिए नहीं है। आपको पता है नहर से लाना जवाब मालूम आपका क्या दिया है जी साहब ने? मिसाल मैं ब्रेक लेने वाला हूँ। उन्होंने कहा है कि सांगला हिल को पानी नहीं मिल सकता, उसके सारे बहुत सारे मसाइल हैं। वापस हम ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। अभी अंजुमन ताजरा बाकी है, कश्मीर के वाले से बात करेंगे और तहरीक इंसाफ ने मुल्क में क्या तब्दीली लेकर आए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल अब्दुल्ला? ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? मैं ABC से शॉपिंग करनी है। ABC से शॉपिंग करनी है? क्यों? मेरे सारे दोस्तों ने ABC से शॉपिंग कर ली है। सारे दोस्तों ने वहाँ से शॉपिंग क्यों की है? उसके सारे अच्छे सूट होते हैं, हर रास्ते को अच्छे अच्छे खिलौने आते हैं, अच्छे अच्छे सूट आते हैं। बेटा वो तो महंगे होंगे। अच्छे, उनके रेट फिक्स है, इतने अच्छे खिलौने आते हैं। सांगला में है वो भी? यस, सांगला में। हाँ तो चलो फिर चलते हैं, लेके आते हैं फिर आज ही। चलो आ जाओ। अब आपके शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज ABC। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी सर। भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो कब तक दिखाऊं? जी सर अभी दिखाता हूं। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजे के लिए कपड़े भी दिखाएं। जी सर, ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अभी तक से सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाओ जाके देख लो बेटा।
अब छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मनपसंद वालिदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल, मुनासिब दाम, फिक्स रेट के साथ हमारा ये है पैगाम। जी अगर आप कोई चीज़ इसमें घर वालों को पसंद आए वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी, क्या मर्जी आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3, सांगला हिल, ज़िला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 0300 7212 वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी आज कश्मीर के हवाले से। एक छोटा सा वाक़या बताकर मैं फिर आगे बात करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी साहब से कि एक वक्त ऐसा भी कश्मीर में आया था कि जब अजान देना मुसलमानों ने शुरू किया तो यके बाद दीगरे मुसलमान शहीद होते रहे, लेकिन कश्मीर की माओं ने अपने बच्चों को ऐसे जज्बे के साथ पैदा किया था, उनको परवान चढ़ाया था कि उन्होंने खुद को शहीद करना, खुद को कटवाना पसंद किया, लेकिन आज़ाद को बंद नहीं होने दिया। उसी कश्मीर के बारे से बात कर रहे हैं। आज हम देखें कितने साल हो चुके हैं उनको, वो अभी तक मुसीबतों में जकड़े हुए हैं, उनके ऊपर पाबंदियों के ऊपर पाबंदियाँ हैं, कर्फ्यूज़ हैं, बहुत सारे मामला ऐसे हैं। मेरे शहर के जो मौजूदा MNA साहब हैं वो अक्सर बयानात में कहते हैं कि इस इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया। ख्वाजा आसफ साहब ने भी नज़में पढ़ी हैं और भी दीगर जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने भी इसका खुलकर ऐलान किया है कि कश्मीर को अगर बेचा है इस इमरान खान ने बेचा है, इस वज़ीर-ए-आज़म ने बेचा है। इसके ऊपर बात करते हैं। जी आसफ आसिफ साहब, आप क्या कहेंगे कश्मीर के बारे में? पहले तो आप अपनी अंदर की मोहब्बत कश्मीर के बारे में क्या है वो बताएं। जी कश्मीर के लिए तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वो कट मरने के लिए आपको पता तैयार हो जाता है। मैं इस पर सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर एक ऐसा मतनाज़ा मसला है कि इस पर जब इसको महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख के एवज़ ख़रीदा था, तब ही जो इंग्लिस्तान की अपनी जो फ़ौज है उनके एक कमांडर थे हॉटली, उन्होंने कहा था कि ये एक जो जदीद तहज़ीब है उसकी इंतहाई कह लें कि ज़्यादती की गई उसके साथ। हम जिस मज़हब के पैरोकार हैं उनके असूलों की ये उनके साथ ज़्यादती है, उनके असूलों के बिल्कुल मुनाफी है ये चीज़ कि इंसानों को गुलाम बना दिया गया, एक गुलाब सिंह का गुलाम बना दिया गया। मैं इससे आगे चलता हूँ कि क्योंकि ये प्रोग्राम जो है कश्मीर के हवाले से है। 5 फरवरी 1949 ये हमारा जो आज योम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है 5 फरवरी के हवाले से। 5 फरवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी ही करारदादें मंजूर की थी और मसला गया था उनका इस सवाब राय से ये मसला जिस तरह अगर कश्मीर के लोग जो चाहते हैं अगर वोटिंग से वो हल कर ले, लेकिन आज के दिन तक इसको हल नहीं किया गया। हम तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आज भी कौम मुत्तहिदा से रिक्वेस्ट करते हैं और जितने भी मुतल्लिका फोरम हैं कि इसको जल्द हल करवाया जाए, क्योंकि जो हिंदू बनिया है वो अपनी चालें चल रहा है। वो अपनी चालें क्या है? 35A आर्टिकल और 370 आपने सुना होगा, 2018 में इसकी बाज़गश्त आपने सुनी होगी, उसको ख़त्म कर दिया है कि उनमें तरामीम की गई हैं। वो तरामीम जो 35A है वो क्या है? सबसे पहले हम समझना पड़ेगा जो इस सवाब राय की बात की गई है उसके साथ खिलवाड़ होने जा रहा है। खिलवाड़ ये है कि 35A के मुताबिक जो 35A शिक थी इंडियन आइन में, उसके मुताबिक ना तो कश्मीर में कोई गैर कश्मीरी कोई ज़मीन ख़रीद सकता था, ना उधर कारोबार कर सकता था, ना उधर कोई दुकान बना सकता था आके, लेकिन इसको ख़त्म करके अब ये सारी परमिशंस इजाज़तें दी गई हैं। अब जब ये सारी इजाज़तें हो गई हैं तो इसका मतलब बाहर से हिंदू ला के उसमें वहाँ पर अब उसकी आबादकारी की जाएगी, वहाँ पे हिंदुओं की रेशो बढ़ाई जाएगी। तकरीबन जो टाइम गुजर गया है 1947 से लेके आज तक 1 लाख से ऊपर उधर कश्मीरी भाई हमारे जो शहीद कर दिए गए हैं। 15,000 से ऊपर जो है हमारी जो कश्मीरी बहनें हैं उनकी असमत दरी, उनकी आबरू रेजी हुई है, उनकी बेहरुमती हुई है, उनके बाप जो गलियों में बेचारे रुल रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? अगर आलमी फोरम अब नहीं देखेगा तो फिर ये आलमी जंग होगी। और ये जो आप जिनके वज़ीर साहब मुसीब का नाम लिए थे, इन्होंने अपने दौर में क्या किया? एक कोई बयान, कोई एक काम बता दें इनका क्या किया। मैं आवाम से पूछता हूँ कोई एक काम बता दें। वो भाई लस्सी पीने वाले PDM के जो सरबराह बने इस वक्त, अब उनकी लस्सी बंद हो गई तो हमको बातें आ रही हैं। कश्मीर के लिए उन्होंने कुछ किया है तो आप हमें बता दें, हम काउंटर के तौर पर आपको बता देंगे। हमारे लीडर ने जो किया है, OIC में इसका मसला उठाया, अक़वाम मुत्तहिदा में इसका मसला उठाया, दुनिया के जिस फोरम पर जाते हैं अब कश्मीर की बात हो रही है। इससे बढ़कर हम और क्या करें? कोई तोपें तो सीधी नहीं कर सकते। अगर तोपें सीधी करने से ये मसला हल होता तो हमारे लीडर इमरान खान साहब जब 2018 में आए थे अगले दिन तोपें सीधे कर लेते। लेकिन असल तोपें जो हैं वो ऊपर लॉबिंग करनी पड़ती है।
नेशनली सतह पे बात और इंटरनेशनली सतह पे ले गए हैं हमारे। मैं समझता हूँ कि जो इस तरह से हाईलाइट अभी हमारे पाकिस्तान में नहीं किया गया इस मसले को, हमारे चैनल्स की जिम्मेदारी बनती है कि जो हुकूमत जो कुछ कर रही है उसको हाईलाइट करे। लेकिन आप देखें इंटरनेशनल सतह पे कश्मीर अब हो रही है और इंशाल्लाह ये मसला अनकरीब हल होने जा रहा है इंशाल्लाह। ये राशिद साहब इंशाल्लाह जी सारा मेरे लाग उठा लो जी आई और उधर डडो लगने आए कौन इस्तांबुल आए थे जी तेली अच्छा ਪੁਰਾਣੀ ਗਲੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਖੀਪਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬੰਦ। ਹੋਰ ਕਿੱਲੀ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਲਵੇ ਦੀ ਕੰਧ ਕੀਤੀ। अच्छा सर, कश्मीर की बात हो रही है तो मैं इसके बारे में, क्योंकि आसिफ भाई ने बड़ी लंबी बात कर दी, मैं उसके बारे में सिर्फ 2-4 लफ्ज़ ही कहूँगा। अगर इस सदी का सबसे अलमिया जो गुजरा है तो वो कश्मीर है। जो मुसलमान, जो मेरी माएँ, जो मेरी बहनें, जो मेरी बेटियाँ या मेरी छोटी जो बच्चे हैं जो जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ। उसका दर्द मेरे अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकता। उसका जज्बा, मैं जब पैदा हुआ पहले इसकी कश्मीर से मोहब्बत की बात बता रहा हूँ कि स्कूल से लेकर छोटे बच्चों को जैसे कलमा पढ़ाया जाता है साथ कश्मीर की बात की जाती है। जैसे ही बच्चे के कान में अजान की आवाज़ दी आती है ना, पहले दिन दी जाती है, तो साथ कश्मीर की आवाज़ भी आती है सर। क्योंकि घरों के अंदर भी हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे, हमारी आर्मी, सियासतदान, पॉलिटिक्स, हम बहुत एक चीज़ कश्मीर ऐसा है जिसकी उम्र ये कौम या ये हजूम जो है ये एक चीज़ पे मुतफ़िक है। वो ये है कि कश्मीरी मेरे भाई हैं, कश्मीरियों के दुख में हम उनके साथ हैं। अखलाकी और बात आपने वो नून लीग की बात कर रहे थे कि उन्होंने ये कह दिया को भेज दिया। भाई पहले क्या कश्मीर पहले पाकिस्तान का दारुल-खिलाफा था? इनके दौर के अंदर क्या किया कश्मीर, किस करारदाद के ऊपर बात की, कौन सी जंग लड़ ली इन लोगों ने? अगर जंग लड़ी है पाकिस्तान ने 4 दफ़ा 5 दफ़ा जंग लड़ी तो कश्मीरियों के लिए लड़ी है। इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी नज़रियात के ऊपर तो थी, लेकिन असल दुख तो ये है कि हमारे भाई जरगमराल है वहाँ पे, उनके हकूक़ को कहाँ तक रखा जा सकता है, कहाँ तक रसीद कर सकेंगे आप? एक दिन हक़ की फतह होगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है। वो शार है कि पाकिस्तान की मेरे कायद ने फरमा दिया बड़े साल पहले कि कश्मीर पाकिस्तान की शार है। शार के बगैर ना हम खा सकते हैं, ना हम सो सकते हैं और ना ही हमारा पानी अंदर गुजर सकता है, ना खाना गुजर सकता है। सिंपल बात यह है कि हम कश्मीर के साथ हैं। कश्मीर का रिश्ता हमारे साथ खून का रिश्ता है और ये कट मरेंगे कश्मीर, ना हम कभी छोड़ेंगे ना कभी छोड़ा है। अखलाकी तौर पे भी, मजहबी तौर पे भी, हर लिहाज से, जोग्राफी तौर पे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और मेरी दुआएं और मेरी बेस्ट विशेज़, इंशाल्लाह जहाद का वक्त आएगा, अल्लाह ने चाहा तो आएगा ज़रूर। ये हक रोका नहीं जा सकता। आज रोक लो, कल रोक लो, एक दिन आएगा कि जब हम हक की बात करेंगे। एक दिन आएगा कि जिस दिन अल्लाह पाक हमारी मदद भी करेगा और पाकिस्तान में कोई हुक्मरान अल्लाह पाक भेजेगा मोहम्मद बिन कासम, जब उस जाएगा उसका और हम उनका हक लेंगे। मेरा बच्चा कट मरेगा लेकिन कश्मीर के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आपके साथ ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं, फिर सियासी हलचल जो है ना उस पर बात करते हैं। अब आपके शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज़ ABC। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी सर। भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो कब तक दिखाऊं? जी सर अभी दिखा दूं। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है और मुझे 2 साल की भतीजी के लिए कपड़े भी दिखाएं। जी सर ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अभी तक सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाओ जाके देख लो बेटा। अब छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मनपसंद वालिदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल, मुनासिब दाम, फिक्स रेट के साथ हमारा ये है पैगाम।
जी अगर आप कोई चीज़ इसमें घर वालों को पसंद आए वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी, क्या मर्जी आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3, सांगला हिल, ज़िला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 0300 7212 658। जी वेलकम बैक जी। बात करते हैं अभी सियासी हलचल की। तो जी तकीर भाई, आज का जो तीसरे सेगमेंट का पहला सवाल क्या है? बिलाल साहब, मेरा सवाल ये है कि सांगला हिल में पहले एक अंजमन ताजरान थी, ठीक है, अब दूसरी अंजमन ताजरान बन गई, उसकी सरपरस्ती तहरीक इंसाफ कर रही है, ये क्यों? इससे पहले कि मैं बात करूं, आप मौजूद हैं क्योंकि मैं इंटरव्यू कर चुका हूं मरकज़ी अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड का। फिर जैसे इंटरव्यू एक दिन पहले मैंने वो नोटिफिकेशन देखा, मैसेज देखा कि मुबारक हो, सांगला हिल में नई अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड हो चुकी है। शुक्रिया मलक आजम साहब। अच्छा बिलाल भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि ताजरों के बगैर हुकूमत कुछ नहीं होती और हुकूमत के बगैर ताजर भी कुछ नहीं होते, क्योंकि अगर हुकूमत उनको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ चीज़ इकदाम उठाएगी तो फिर ये मुल्क की मईशत ऊपर जाएगी और मुल्क जो तरक्की याफ्ता हो जाता है। हमारे अपने ही दौर में तरीके इंसाफ की अपनी हुकूमत के दौर में इधर इतनी ज़बरदस्त हड़ताल की गई, हमारी दुकानें डंडे मार के बंद की गई, हमारी दुकानों के शटर तोड़े गए, शीशे तोड़े गए। क्यों? हम नहीं हड़ताल करना चाह रहे थे। इस सूरत हाल को देखते हुए फिर आपको पता है कोई ऐसी तब्दीलियाँ लाई जाती हैं जिससे ताजरों को एक पेज पे लाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई एंटी गवर्नमेंट अगर ताजर जाएंगे तो फिर क्या हालात होंगे। ऐसे तो नहीं चलेगा क्योंकि ये जो पिछली अंजुमन ताजरान थी ये पोलिटिसाइज थी। इसके आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि आप तो फाइनेंसर थे, उनके फाइनेंसर नहीं थे वो उनके, तो फिर आप वो पोलिटिसाइज नहीं थी। इसको आप पोलिटिसाइज बिल्कुल नहीं कह सकते। आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए पोलिटिसाइज, मैं कहता हूँ कि कोई भी अंजुमन ताजरान पोलिटिसाइज नहीं होती, ये नहीं है, लेकिन पिछली थी, हमारी नहीं है। हमारी तो इसलिए कह लें कि सियासी बंदों से कनेक्शन होता है, थोड़ा बहुत काम होते हैं, सारी बात करने होते हैं। अच्छा आप देखें, वो वैसे भी एक ख़ानदान के ऊपर मुहित थी। आप निकाल लें नाम, एक बरादरी और एक फैमिली, तो दूसरा बंदा कोई नहीं था उसमें, उहदेदार एक बंदा नहीं था। हमारा ये जो मौजूदा अंजुमन ताजर तो गुलदस्ता ताजरों का, हर शोबा है ज़िंदगी की जो ताजर हैं, किराना एसोसिएशन, मनियारी एसोसिएशन, गारमेंट एसोसिएशन, कपड़ा एसोसिएशन, चूड़ियों की दुकानें, जितने भी हैं कोई मनियारी की, सारे उसमें मौजूद हैं। अब आप ऐसे करें ना, मैं आपको इंशाल्लाह इंटरव्यू करवाऊंगा, इनसे भी आपके साथ इंटरव्यू रखूँगा, आप देखना कि मैन पावर किन के साथ है, ताजरों की कुव्वत किन के साथ है। ताजरों ने चलना है, एज ए बरादरी चलना है, उनके मसाइल हल होने चाहिए। अभी भी जो हमारी ये जो नई आई है, इनके अंदर बहुत जज्बा, जोश, उमंग काम करने की है। मैंने तो उनसे, राशिद भाई ने बोला था, हमारी जो मीटिंग हुई थी, हमने बोला था कि ताजरों का सिर्फ काम सिर्फ ताजरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बल्कि पूरे शहर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। आप एक वो लोग होते हैं, तबका, उस शहर का वो तबका है जिनके पास पैसे होते हैं। आप अगर चाहें तो वेलफेयर विंग बना के शहर की खिदमत कर सकते हैं, शहर में साफ पानी के प्लांट लगा सकते हैं, शहर में आप और तरह के बहुत सारे काम है जो करने वाले कर सकते हैं, शहर के बागों को साफ रखने के लिए पैसे मुहैया कर सकते हैं, शहर में आप सफाई सुथराई का निज़ाम अच्छा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारे दिल में उमंग भी है, जज्बा भी है, और इसी जज्बे की वजह से हमने एक वो अंजुमन ताजरान बनाई है जो अपने, जिनको अपने हकूक़ बिल्कुल नहीं नजर आएंगे, इंशाल्लाह लोगों के हकूक़ नजर आएंगे, अपने हकूक़ से बाहर निकल कर लोगों के हकूक़ के लिए काम करेंगी, और आपके मुस्तकिल करीब में इंशाल्लाह ये नज़र भी आएगी। मैं अंजुमन ताजरान के सवाल के ऊपर ये कहूँगा कि हमने वो कर्ज़ भी उतारे हैं जो हम पे फ़र्ज़ नहीं थे। मैं शहर का बेटा हूँ, आप शहर के बेटे हैं। नहीं वो लगता भी नहीं वैसे शहर का। चलो शुक्र है तुम कूड़े वाली जूझ चुकी हो, फिर कूड़ा तो बदल लिया। अच्छा सर, ये अवान साहब मेरे भरा करंट पे आ गया तो मीन सोचना चुके गई बाबा फ्री चक्कर का। एक दिन घर भजा आया, कहना अम्मी रोजे आ गए ने, कहती पुत्र बैठ के भाव में उन्नी है। फिर बिठाएगी नहीं ਅੱਖ ਨਾ ਕੱਢ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ 3200 ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਏਡੇ ਮੋਚਨੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰ ਗਿਆ। अच्छा सर, हाँ जी, शहर के बेटे होने के नाते जो दर्द आपको है वो मुझे भी है।
तो मैंने जो जैसे मैंने शुरू में एक शेर थोड़ा सा इसका हवाला किया है कि हमने वो कर्ज भी उतारे हैं जो हम पे फ़र्ज नहीं थे। इस शहर के अंदर जो अजमेर ताजरन आज आई है, ये है नुमाइंदा, ये है जमहूरियत जो हमने दिखाई है। इसके अंदर आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी बैकअप क्यों कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि शहर की नुमाइंदा जमात है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस शहर की भलाई की बात कर रही है, तो हमने उसको पोलिटिसाइज नहीं किया। उसके अंदर आपको नून लीग भी मिलेगी, पीपल्स पार्टी मिलेगी, उसको तहरीक लबैक के लोग भी इसमें शामिल हैं। आपने वो कन्वेंशन देखा मलक आजम साहब की, आपने बात की, मलक आजम साहब को वेस्ट इंडीज़ से नहीं आए, वो भी इस शहर के बेटे हैं। उनको भी ये तकलीफ थी कि बेहतरी कर लें। दाग सदी घुमन साहब, सजाद रंधावा साहब, MP साहब, ये सारे लोग वो हैं जो शहर की बेहतरी चाहते हैं। हम लोगों ने वो जमूत तोड़ दिया, वो जो ख़ानदानी जमूत था। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आके, अल्लाह का शुक्र है जी, अगर हम पे इल्ज़ाम लगता है तो इसको हम पूरी जिम्मेदारी से इसको कबूल करते हैं। हाँ, हमने बनाई है, क्योंकि अब बात होगी ताजरों की, अब बात होगी अपने हक की, अब बात होगी अपनी भलाई की, अपनी दुकान बचाने की बात कोई नहीं करेगा। आप जो हमने आज सदर बनाया है फैज़ डोगर साहब, आपका शहर सांगला उनको जानता है, उनकी शख्सियत को जानता है, वो उन्होंने किस तरह अपनी खिदमात शहर के लिए पेश की हैं। शरीफ आदमी हैं, मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं, बाअसर हैं और लोगों में फेमस हैं ताजरों के अंदर। उसका रिजल्ट ये था कि 700 लोगों का कट किया हम लोगों ने पहले दिन, तो ये आज तक कर ना सके। उसकी हक की फतह होती है। 15 साल हमने इनके खिलाफ लड़ा है। 15 साल के बाद अगर अल्लाह पाक ने इस शहर के ऊपर रहम किया, उसके समरात आपको नजर आएंगे। अभी टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये जिम्मेदारी हम पे डाल रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है, और इंशाअल्लाह ताला शहर की बदली की जो उससे बेहतर कर सके वो करेंगे। मैं एंड में बिलाल भाई छोटी सी बात करूंगा कि जो ताजर होते हैं ना, इनको पॉलिटिकल लोगों के फिनांसर नहीं होना चाहिए, इनको लोगों के अवाम के जो मसाइल हैं उनके फिनांसर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। उनके अवाम के मसाइल पे पैसे लगाने चाहिए। सियासतदानों में पैसे लगा के उनकी TC करके ना अपने मसाइल नहीं हल करवाने चाहिए। बिल्कुल सही है। ये तो मुकम्मल इंटरव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ ABC सांगला के यूट्यूब चैनल पर, जो आप लोग देख सकते हैं। जैसे आसवासी साहब ने कहा, तो नई ताजरा से भी इंशाल्लाह कभी हम कलाम होंगे, फिर उनसे भी कुछ तरह कुछ खट्टे मीठे सवालात होंगे। मेरा ये है कि तब्दीली कब आएगी? गई इन 2.5 सालों में तहरीक इंसाफ ने क्या काम किया है? तहरीक इंसाफ ने नई अजमेर ताजरा बना दिया। मुल्क नहीं सही, नवा मुल्क ले आओ तो सूटा लाओ। सूटा भी क्यों लाना है? देखो जी सर ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਸੂਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਟੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। बिलाल साहब, इस तरह की तब्दीली नहीं चाहिए कि बंदा रिक्शे में बैठे दूसरी तरफ से निकल जाए और कहे लो पाकिस्तानी बदल। अच्छा, खान साहब ने जो कुछ इस मुल्क के लिए किया है, मेरा ये मानना है कि उसको उस तरीके से डिस्प्ले भी नहीं मिली जिस तरह से मिलनी चाहिए थी। ना तो मीडिया ने उस तरीके से उसको हाईलाइट किया और ना ही हमारी हुकूमत के वज़ीर मशीर कर सके। मैंने अपनी रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी, मैंने खान साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि सर अपने वज़ीरों को बोलें कि अपनी जो वजारत की कारकर्दगी वो बताएं। PDM तो मर गई है, ये तो अपनी मौत आप मर गई है, इसमें तनकीद छोड़ दें, क्योंकि जो होती है ना इंफॉर्मेशन की वजारत, वो खुद डील करे PDM को। PDM के पल्ले क्या था आपको पता है? ये सब अपने करप्शन के बचाव के लिए निकले थे, तो ख़त्म हो गई। अब हमारी तब्दीली की अगर बात करेंगे तो उसमें जितने प्रोजेक्ट हैं ना, जितने मंसूबे हैं, वो वान साहब आपको बताएंगे। लेकिन मैं वन लाइनर में आपको ये कहना चाहूँगा कि वो सब इंसानियत पे पैसे खर्च हो रहे हैं। जब कौमों पे पैसे, इंसानियत पे पैसे खर्च होते हैं ना, कौमें जब इंसानियत पे पैसे खर्च करती हैं तो असल डेवलपमेंट वो होती है। अगर आप कोई मंसूबे बनाएंगे, सड़कें सेकंड प्रायोरिटी में ले आए, इसको आप दूसरे फेज़ में रख लें, तीसरे फेज़ में रख लें। असल बात होती है इंसानों पे पैसे खर्च करें, गुर्बत को ख़त्म करें, इंसानों को सेहत की सहूलियात दें, इंसानों को तलीम की सहूलियात दें, इंसानों को कारोबार की सहूलियात दें, इंसानों को रहने के लिए काम करें। असल ये वो प्रायोरिटीज़ हैं जो हमारी गुज़श्ता हुकूमतें थी, उन्होंने ये नहीं अपनाई। लाहौर को अगर उन्होंने डेवलपमेंट की थी ना, वो इसलिए की थी, वो हमारी इस कौम की नब्ज़ पे उनको हाथ था, उनको पता था कि ये क्या चाहते हैं। चाहते क्या हैं कि जुमे वाले दिन आप चले ना लाहौर, आप भी ताजर हैं, जुमे वाले दिन लाहौर चले जाएं, पूरा पंजाब, इवन कि पूरा पाकिस्तान लाहौर आया होता है शॉपिंग के लिए। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी जो बाकी छुट्टी होती है उधर छुट्टी नहीं होती, लोग शॉपिंग कर लेते हैं जुमे वाले दिन। होलसेल की सारी वो मार्केटें, तिल धरने की जगह नहीं उधर होती। अच्छा, उनका माइंडसेट देखें, इतने वो शातिर और चलाक हैं, क्योंकि करप्शन करने वाला बंदा बहुत तेज़ होता है। उन्होंने लाहौर को डेवलप कर दिया। अब मुल्तान से बंदा आ रहा, देख रहा लाहौर डेवलप हो गया। अब कराची तक से लोग आते हैं, हैदराबाद, सादकाबाद, कराची, पेशावर, जहाँ से लोग आ रहे हैं, लाहौर डेवलप हो गया। उन्होंने अपनी इंतखाबी तशहीर के लिए लाहौर को एक नमूना बना दिया था। लेकिन सारे फंड्स, मेरा ये शाहकोट रोड क्यों नहीं बना?
मेरा ये जो इंटरचेंज तक रोड जाना था क्यों नहीं बना, मेरा जो एक्सप्रेस वे बनना था क्यों नहीं बना, मेरी जो सस्ती रोटी स्कीम थी ये कहाँ गई, मेरे जो पानी के साफ पानी प्लांट से वो कहाँ गए, आए थे पैसे वो आप निकालें, लेन से तफसील लें, सबके पैसे आए लेकिन वो वापस ले लिए, वापस और ट्रेन पर लग गए, मेट्रो ट्रेन पर लग गए। क्या करने हैं? आपको पता है कि जो मेट्रो ट्रेन है उस पर और ट्रेन है, आपको पता है उसमें कितना खसारा हो रहा है। आप देखें, आपको समझ, अभी सारे खाते सारियां तब्दीलियां हमसे पूछी तो जाती हैं, लेकिन ये देखें ये सारा क्रेडिट जाएगा और ऑनलाइन ट्रेन का जा रहा है ना, शहबाज शरीफ साहब को जाना है क्रेडिट, लेकिन इसकी पेमेंट देनी है इमरान खान साहब ने, इसकी पेमेंट ये कौम देगी, इसकी पेमेंट पंजाब की आवाम देगी। आपको पता किस तरह 2026 से लेके 2036 तक आपने विदिन सूद इसकी पैसे वापस करने हैं, अभी तो करने इसके पैसे वापस, अभी जो खसारा वो बजट से भर रहे हैं। तब्दीली इसमें इतनी आई है, आपको अभी खान साहब बताते हैं, सॉरी राशिद भाई बताते हैं कि जितने पैसे अब एक छोटी सी मैं बात करता हूँ, हमारे तो कहते हैं सार मंडाते ही ओले पड़े, आते ही हमें कोरोना चिमट गया। कोरोना में अभी तक पूरी दुनिया के ऊपर आपको पता लॉकडाउन की सिचुएशन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो कह लें कि इनकी विल पावर अच्छी पाकिस्तानी की, अल्लाह ताला की रहमत है, हमारे कारोबार भी चल रहे हैं, हमारे ट्रेन भी चल रही हैं, रोड चल रहे हैं, हर चीज़ चल रही है, लेकिन पूरी दुनिया में भी लॉकडाउन की सिचुएशन है। अच्छा 12,000 जिस तरह की हुकूमत हमारी है, जिस तरह की हमारी मुईशत है, 12,000 देना कोई छोटी बात है। 1,70,00,000 खानदानों को दिया गया है और ये अगले फेज में फिर आ रहे मैसेजेस, ये नहीं कि वो सिर्फ लॉकडाउन में दे दिए गए, अगले फेज में फिर आ रहे हैं। आज तक 65-60 से ऊपर के लोगों के लिए किसी हुकूमत ने नहीं सोचा, लेकिन खान साहब ने वजीफे लगा दिए। ये वो वजीफा जो हम सोचते हैं जी बाहर जाएंगे 65 ईयर के ओल्ड हो जाएंगे तो फिर वजीफा लग जाएगा, इस तरह की चीज़ें हमारी गवर्नमेंट कर रही है। बाकी यूनिवर्सिटियाँ और हॉस्पिटल्स स्कूल जो कुछ भी बन रहे हैं, खान साहब आपको तो सॉरी राशिद भाई आपको तफसील देते हैं थोड़ी सी, आप इनसे भी तफसील ले लें। इससे पर राशिद साहब बात करें, मैंने आपसे सवाल फिर कर रहा हूँ, मेरे गुज़श्ता इंटरव्यूज़ में मैं जब बात करता हूँ, तारा भाई साहब इंटरव्यू किया या मौजूदा MP साहब इंटरव्यू किया, तो दीगर सियासी लोग इंटरव्यू किया, उनका एक ही सवाल है, मैनू तब्दीली नाल की मैनू ते रोटी महंगी पैन। हाँ जी क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ अभी आटे की शॉर्टेज है, उसके बाद आप पेट्रोल की बात करें, रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो कल तक सर बिजली का भी डाल लें इसमें कि बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। हाँ मैं छोटा सा फिगर आपको देता हूँ। मैं एक मुईशतदान की मैं उनके फैक्ट एंड फिगर पढ़ रहा था, 2016 में उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि नून लीग ने वहाँ पे बरूदी सुरंगें बिछा दी जहाँ पाँव रखेंगे उड़ जाएंगे। अब मैं बिजली की बात कर लेता हूँ, बस दूर नहीं जाते। 2019 में 900 अरब हमने कैपेसिटी जो कह लें कि पेमेंट्स दी हैं बिजली की कंपनियों को। आज तक वो बात जो है ना हमारी, जो जितने मसाइल है खान साहब ये खोल के लोगों तक पहुँचाए नहीं जाते। 2019 में 900 अरब, 2020 में 1150 अरब, 2021 में 1275 अरब हो जाएंगे, 2022 में 1450 अरब की आपने कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है उन कंपनियों को जो ये मुआहदे करके गए हैं। अब अगर 2 रुपये पर बिजली यूनिट बढ़ेगा, उसका जिम्मेदार इमरान खान है। कौन है जिम्मेदार? वो जो यहाँ पे बरूदी सुरंगें बिछा के गए हैं, जिन्होंने फिक्स कर दी जिधर खान साहब ने पाँव रखना उठ जाना है। अवाम के लिए उन्होंने सोचा नहीं, अपनी इंतखाबी तशहीर उन्होंने चला दी सारी। मैं सिर्फ आपको जो बिजली की सूरत हाल बता रहा हूँ, जिस भी आप चीज़ में जाएंगे, गैस की बात हो रही थी, इतने लॉन्ग टर्म 15-15 साल मंसूबे इन्होंने किए हैं। आप उन मंसूबों से भाग नहीं सकती हुकूमत अगर भागेगी तो पलटी बढ़ जाएगी। अब आप देख लें वो आजकल चल रहा था, उसके भी पैसे हमको पड़ गए, मुशर्रफ ने डील कर ली नवाज शरीफ से, उसकी पेमेंट लेनी वो कंपनी आ गई जिन्होंने करप्शन की निशानदेही की थी। क्या नाम था उसका? ब्रेडशीट। अच्छा ब्रेडशीट चल रही थी, उसकी भी पेमेंट इमरान खान दे, इनकी करतूतों की पेमेंट इमरान खान दे। पैसे उठा के भाग के कभी जद्दा भाग जाते, कभी लंदन भाग। अगर इंसान के बच्चे हैं तो आए इधर आके फेस करें, क्यों नहीं फेस कर रहे? एक हमारी वो मरियम बाजी हैं, वो किसी को कौम को ये नहीं बताया जा रहा वो जमानत पे है, वो क्या वो मुलजमा नहीं है। मैं तो इस मुल्क की अदालतों पे हैरान हूँ, क्या इस मुल्क में एक वही लेडीज रहेगी जिसको जमानत मिलनी थी, बाकी क्यों नहीं मिलनी थी? वो कितनी पाक साहब आजन होगी इस वक्त, फिर जलसे शुरू PDM की वो कर रही है लीडरशिप। ये सारे मसाइल इन लोगों का क्रिएट किए हुए हैं। आप देखें जो मईशतदान, उनको पता है कि मुल्क की मईशत किधर की तरफ जा रही है, मुल्क की मईशत बेहतर होने जा रही है कि बुरी होने जा रही है। इन्होंने जो फिक्स किए हुए हैं ना बम, उस बमों से बच के हम इस मईशत को बेहतर कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला और बेहतर करेगा इसको। आलू प्याज टमाटर सर
आलू प्याज टमाटर जो होता है ना, इसकी रेशो जो होती है मौजूदा जो आपका रुपया होता है ना डॉलर के, अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। सबसे पहले तो अब आए ना, जब हमारे खान साहब आए 125 का डॉलर था, वो भी इन्होंने फिक्स रेट किया हुआ था। उसको आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉलर की कीमत को रोकने के लिए 26 अरब रुपया पर ईयर खर्च कर रहे थे। 26 खरब बनते हैं वो डॉलर की, अच्छा पर ईयर खर्च कर रहे थे, डॉलर को रोका हुआ था, जिसकी वजह से हमारी जो इम्पोर्ट स्पोर्ट्स में बेड़ा गर्क हो गई। खान साहब आए आज, अगर आपको पता है कि जो 20 अरब डॉलर का डेफिसिट था वो ख़त्म हो गया। क्यों हुआ है? अगर आप डॉलर की कीमत को अप डाउन ना करते वो कभी भी ख़त्म नहीं होना था। आपको हर बार जाकर कर्जा लेना पड़ता है उस डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं तो इसको मुख्तर करता हूँ। वो जो 26 अरब डॉलर बढ़ा, डॉलर 125 से 160 पे आ गया। अब 35 रुपये जो पड़े हैं उसकी तो महंगाई कम नहीं हो सकती, जो मर्जी कर लें। रशीद साहब आप बताएं ताकि क्लोजिंग तरफ चलें। तब्दीली पे से चंद बातें जी। ये सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि आपके सामने जो बैठे हैं ये नौजवान है, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, और हम लोग आज बात कर रहे हैं करप्शन के ऊपर। हम लोग आज बात कर रहे हैं, आज पाकिस्तान का नौजवान करप्शन पे हाथ उठा रहा है, करप्शन पे आवाज़ उठा रहा है। आज आपको ब्रेडशीट का, अब आज आपको एवन फीड्स का, आज आपको मुल्क की इकॉनमी का, डॉलर्स की ऊपर नीचे जाने का, टेक्सटाइल का सारा पता चाहिए। नौजवान सवाल कर रहा है। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिसकी आबादी जवान ज़्यादा है, 60% के अबव है, जो जिसकी आबादी उन मुल्कों में हम लोग शामिल है। और आज का नौजवान सवाल कर रहा है। ये सवाल किसने दिया आपको? ये सवाल इमरान खान ने दिया इस कौम को कि आप सवाल करो, आप बोलो। मैं इसके ऊपर एक शेर में जवाब देता हूँ। वो कहते हैं, मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ, मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ, जो हक पे डट गया मुश्किल लश्कर कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तो गिरबान नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। ये दलील पे खड़ा हूँ मैं। आप कहते तब्दीली क्या आई? तब्दीली ये आई, रोज़गार स्कीम, कामयाब किसान प्रोग्राम, बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम, मज़दूरों के लिए कोटा 2000 रुपये पर मंथ मुकर्रर किया, कामयाब नौजवान के लिए कर्जा स्कीम लेके आए, हस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ बेशुमार के सगे बुनियाद रखे गए, पंजाब के अंदर भी और KPK के अंदर भी। अपना घर स्कीम लेके आए। सबसे बड़ा एहसान है इस मुल्क का, पता क्या है? इस मुल्क के ऊपर जिसने लूटा है वो था रोटी कपड़ा मकान के ऊपर नारा लगाया गया, दिया कुछ नहीं गया। कभी इस कौम को बेवकूफ़ बनाया गया जाली तंदूर लगवा के, कभी आप सस्ती रोटी के नाम पे लूटा गया। हम लेके आए हैं, ये मेरा खान लेके आया कि गरीब आदमी किराएदार मकान का बंदा बेचारा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। कौन है जो 25-30 लाख रुपए का मकान बना लेगा? ये खान साहब ने दिया अपना घर स्कीम, इंशाल्लाह आएगी है, उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, कई ज़िलों में स्टार्ट हो चुका है, जल्द ननकाने में भी होने वाला है। हेल्थ कार्ड स्कीम, कहते हैं 2 चीज़ें घर के अंदर आ जाए तो खानदान तबाह हो जाते हैं। एक, आपके ऊपर कोई केस पड़ जाए, कोर्ट कचहरी में पड़ जाए, सारा तबाही लग जाएगी आपकी, वो उतर जाएगी सारी की सारी पेमेंट करते वकीलों की। हमने उसके लिए लेके आए हमने आपको उसमें हेल्थ कार्ड दिया, ताकि आपके घर के अंदर जो बीमारी है जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने गवर्नमेंट ने 7.5 लाख रुपया फी खानदान दिया ताकि आपको हेल्थ मिल सके, इंश्योरेंस मिल सके, गवर्नमेंट अपनी जेब से पे करे। फिर हमने किया रावी डेवलपमेंट बना रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल एशिया के बड़े मंसूबे में आता है, जिसके अंदर तकरीबन 46 किलोमीटर के ऊपर हम लोग वो शहर बनाने जा रहे हैं। ये आबादी को सेंट्राइज से हटाकर हम आबादी को छोटे इलाकों में लेके जा रहे हैं, ताकि जो हर बंदा लाहौर भागता है उसको न जाना पड़े, अपने इलाके के अंदर हम इंसाफ बहिया करें। फिर हमने सास प्रोग्राम का आगाज़ किया, वो जो 12,000 रुपये फी पर्सन दिया, गरीबों को घरों के अंदर उनको राशन तक से पहुँचाने के लिए, लाले पड़े हुए खाने के लिए हमने गरीब आदमी को उठाया। 8 लाख के करीब लोग हैं जो कि रोज़ शाम का खाना नहीं खा सकते। ये खान साहब ही थे जिन्होंने सोचा, अपना घर दिया, उनको घर देंगे, हम उनको हेल्थ देंगे, हम उनको फंडिंग देंगे, उनको खाने के लिए असास प्रोग्राम। फिर आ गया, फिर डेवलपमेंट के ऊपर बात की, बरामदा के ऊपर गौर करें। पाकिस्तान इस टाइम तरीक की सबसे ज़्यादा बरामद करने जा रहा है। 2 साल के एग्रीमेंट हम लोगों को मिल चुके हैं। टेक्सटाइल के ऊपर पाकिस्तान तरीक में इतनी ऑर्डर्स नहीं आए जितनी टेक्सटाइल, किसी भी मिल में चले जाए आपको वहाँ पे बाहर बोर्ड लगा नजर आएगा, ज़रूरत बराए स्टाफ। तो इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम है ना, ये अभी अवाम तक अभी पहुँचे इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ये हाई लेवल के ऊपर अंडर प्रोसेस है कुछ, और कुछ लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। ये इनकलाब आ जाएगा अगर इंशाल्लाह इनमें से आधे भी हम कामयाब कर गए ना, तो इंशाल्लाह ताला इनकलाब में तब्दीली आएगी। बिलाल भाई, मैं आपकी तवज्जो से ना लोगों को ये मैसेज भी देना चाहूँगा। एक तो ये जो मजदूर प्रोग्राम है ना, इसके फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है,
वो बगैर किसी भी सिफारिश के आप फॉर्म्स लें, उसको फिल करके 2000 रुपया पर महीना लगेगा एक बंदे का। ठीक है, ये कोई छोटी बुजुर्ग प्रोग्राम भी बुजुर्ग प्रोग्राम में तो ऑलरेडी हैं। अगर वो भी कोई बंदे इंक्लूड उसमें नहीं अगर शामिल हो सके तो वो हमारे साथ रब्ता करें, हम वो बंदे शामिल करवा देंगे। वो 65 साल जिनकी उम्र है ना, वो अगर ज़रूरत है क्या नहीं उसके आते हैं उस कैटेगरी में, तो इंशाल्लाह उनके भी लगवा देंगे। दूसरा ये मैं आपसे बात ये करना चाह रहा हूँ कि छोटी सी एंड पे राशिद भाई ने बात की, एक तो पनाह गाह है कि वो सारे पाकिस्तान में आपको पता पनाह गाहें बनाई गई हैं। ये भी ये सारे वो मंसूबे हैं जो इंसानियत पे खर्च हो रहे हैं। आपको पता है इसमें कोई भी गली नाली पुली की सियासत सड़क की नहीं है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ये गली नाली पुली और सड़क जो है ये उसको बलाए ताक रख देंगे, ये होगा नहीं, ये भी करेंगे। लेकिन ये डेवलपमेंट एंड अगला फेज डेवलपमेंट का है। अभी आप ये देखें सर, देखें अगर एक कौमों की जिंदगियों में 10-15 साल की कोई अहमियत नहीं होती, अगर आने वाले 5 साल और ये 5 साल मिला के 10 सालों में अगर इस कौम में इतनी तब्दीली आ जाए कि अगर हम अच्छी तलीम, अच्छी सेहत और अच्छा खाना और अच्छा रोज़गार मिल जाए तो ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली होगी। अच्छा, मैं लास्ट पे मैं एक आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा, बराए मेहरबानी या मेरा मैसेज ये ज़रूर पहुँचाएँ कि खान साहब ने अपना घर के बनाने के लिए तमाम बैंकों को ये पाबंद किया कि वो कर्जा दें। इस कर्जे पे आपको 5% पे प्रॉफिट पे ये कर्जा मिलेगा। अगर आप 10 लाख लेते हैं तो 10,600 रुपये आपको एक महीने के हिसाब से वापस करेंगे। 10 साल में आप ये पैसे वापस करेंगे। 15 लाख लेते हैं तो 15,000 वापस करना पड़ेगा एक महीने के हिसाब से। 10 साल में आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। जो भाई किराएदार हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है ये, क्योंकि 10 से 15,000 तो आज किराया दे रहे हैं आप। ठीक है, अगर 15 लाख ले गए अपना 2.5-3 मरले का घर बना लेते हैं तो आने वाले 2 साल बाद ये 15,000 की वक़्त भी कुछ नहीं रह जाएगी। तो आप ये कर्ज ज़रूर लें, ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। इसमें किसी किस्म की कोई शराइत नहीं है। सबसे बड़ी शराइत ये है कि आप CNSE यानी कि पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं। अगर कोई मसला मसाइल हो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपकी इसमें को हेल्प करें। अच्छा सर, मैं आखिर पे सांगला की आवाम के साथ मुखातब हूँ। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि शहर सांगला की तब्दीली का सफ़र शुरू हो चुका है। आम आदमी की बात हो रही है, अदारों के अंदर बेहतरी के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सपोर्ट करें। जो तब्दीली अभी आप तक फील महसूस नहीं हो रही, हमने यहाँ से सांगला से इलेक्शन नहीं जीता, उसके बावजूद भी हम अपने सांगला के बेटे होने के नाते अपने फ़र्ज निभा रहे हैं। फैसलाबाद रोड पे काम शुरू हो चुका है, बलेर रोड बन रहा है, शाहकोट रोड की स्कीम वज़ीर आला पंजाब जल्द सांगला तशरीफ़ ला रहे हैं और ननकाना साहब आ रहे हैं, उसके अंदर डाल दी गई है। अंडरपास के ऊपर जल्द आपको सरप्राइज़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। सांगला के मेन काम करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन सर के ऊपर है, आप लोगों ने हक का साथ देना है। आप लोगों ने नाली सड़क से सियासत से निकल कर एक हक के लिए आपने आवाज़ उठानी है। जो तब्दीली पाकिस्तान के लिए आएगी वो बल्दियाती निज़ाम से आएगी। जो बल्दियाती निज़ाम PTA लेके आ रही है, आपने उस निज़ाम को सपोर्ट करना है और आपने उस झांसे में नहीं आना जो बल्दियात के अंदर गंद डाला गया था। टके के अंदर जो काउंसलर बेचे गए थे, खरीदे गए थे, हमने उस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ना है। अगर वो ना बिके होते, वो काउंसलर की खरीदो फरोख्त ना की होती तो आज बल्दियाती सांगला, बल्दियात म्यूनसिपल कमेटी सांगला अमीर का म्यूनसिपल कमेटी होती, लाखों रुपए में खरीदे गए कि लेकिन म्यूनसिपल के लोगों को कुछ नहीं दिया गया। आपसे रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का साथ दें। बल्दियाती इलेक्शन में उन उम्मीदवारों को सपोर्ट करें जो आपके असल हकीकी नुमाइंदे हैं और उन सब को रिजेक्ट कर दें जो बिके थे, जो झुके थे, जो शहर का सौदाबाज थे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया जी, ज़बरदस्त बातें हुई, कुछ लच्छेदार बातें भी थी और कुछ मालूमातें भी थी। चूँकि ये सियासी प्रोग्राम मेरा नहीं है, हकीकत हाल के यूट्यूब चैनल की तरफ से ये मज़ाहिया प्रोग्राम है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आज संजीदा बातें हुई। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जो आपने ख़ासतौर पर अंडरपास के बारे से बात की है तो उसके ऊपर जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। रोड्स बन रहे हैं, बनेंगे इंशाल्लाह बनेंगे। तो चूँकि आज कश्मीर के बारे से प्रोग्राम है तो इससे पहले कि मैं आपसे सलाम करूँ की इजाज़त लूँ, हम सुनते हैं जी कश्मीर के हवाले से जो हमारे सिंगर हैं जी तोकीर भाई, उनसे गाना सुनते हैं और फिर उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे जी। कश्मीर के लिए, मोहब्बत के लिए सांगला की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से एक नगमा लिखा गया है जो मैं आपके पेश नज़र करना चाहता हूँ। आओ लगाए नारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर है हमारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आओ लगाए नारा आसी, आओ लगाए नारा, आओ लगाए नारा राशिद, आओ लगाए नारा, आओ लगाए नारा बिलाल, आओ लगाए नारा।
सब लगाए नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर है हमारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कदम बढ़ाओ कश्मीर, हम तुम्हारे साथ हैं, इन बुज़दिलों की लगता आगे आखिरी रात है, कदम बढ़ाओ कश्मीर, हम तुम्हारे साथ हैं, इन बुज़दिलों की लगता आगे आखिरी रात है। कहाँ इनमें इतनी हिम्मत के ये सामने से करे वार, गाँव मूत्र पीने वाले अंदर से होते बेकार, हमारा फौजी बच्चा इनके लिए है चट्टान, बॉर्डर पे इंडियन देख के इसे होते हैं परेशान, इनकी फितरत में पीठ के पीछे बस करना है वार, हम बस ही ना ताने इनकी निकल जाती है जान, हम चुप हैं ये समझते हैं ये जीत गए हैं मैदान, हम एंजल हैं और ये सारे के सारे हैं शैतान, कश्मीर पे हुए जुल्मों का हम सब लेंगे हिसाब, ये इंडिया तो हमारे एक इशारे की है मार, आओ लगाए नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर है हमारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सब लगाओ नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर है हमारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कदम बढ़ाओ कश्मीर, हम तुम्हारे साथ हैं, इन बुज़दिलों की लगता आगे आखिरी रात है। इसी पैगाम के साथ के कश्मीर से मोहब्बत कोई हमारे दिल से मिटा नहीं सकता, और इसी तरह जिस तरह बातें हुई आज खान साहब की, जो पाकिस्तान से मोहब्बत है, कश्मीर से मोहब्बत है, इंसानियत से मोहब्बत है, वो इंशाअल्लाह कायम व कायम रहेगी, और बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि जब हम तब्दीली देखेंगे इंशाअल्लाह। मिलेंगे फिर किसी नए रोज नए मेहमान नई शख्सियत के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।